हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सप्लेनिंग फार्माकोलॉजी। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं रेस्पिरेटरी फार्माकोलॉजी के एमसीक्यूज। क्वेश्चन प्रैक्टिस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, चाहे वो जो मर्जी एग्जाम हो। जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप एग्जाम को नहीं ठीक से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए 35-year-old मेल विद acute severe asthma has already received back to back salbutamol plus ipratropium and systemic steroids. Which agent is least likely to provide additional benefit? तो इस पेशेंट में इनमें से कौन सा एजेंट है वो सबसे कम बेनिफिट प्रोवाइड करवाएगा अगर हम देते हैं तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट यानी कि MgSO4। और MgSO4 अक्यूट अस्थमा में यूज होता है और ये ब्रोंकोडाइलेशन करवाता है। ठीक है, ब्रोंकोडाइलेशन करवाता है, इसलिए ये तो बेनिफिट देगा। कंटिन्यूस साल्बुटामोल नेबुलाइजेशन, तो नेबुलाइजेशन साल्बुटामोल क्या है? शॉर्ट एक्टिंग और फास्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट है। शॉर्ट एक्टिंग एंड फास्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट। तो ये भी क्या है? अक्यूट अस्थमा में बेनिफिट देता है। ओरल मोन्टेल्यूकास्ट, ओरल मोन्टेल्यूकास्ट क्या करता है? ये मोन्टेल्यूकास्ट अपने आप में क्या है? ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। तो मोन्टेलुकास जो है रैपिड ब्रोंकोडाइलेशन नहीं करवाता है, तो इसलिए इसको अक्यूट अस्थमा में यूज नहीं करते हैं, तो इसका बेनिफिट ऐसे केस में नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन इज नेबुलाइज्ड ब्यूडेसोनाइड। तो ब्यूडेसोनाइड क्या है? इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड। तो कोर्टिकोस्टेरॉइड क्या करते हैं? बीटा रिसेप्टर्स की सेंसिटिविटी को इंक्रीज करते हैं, इसलिए कोर्टिकोस्टेरॉइड्स को बीटा रिसेप्टर के जो अगोनिस्ट हैं उनके साथ में दिया जाता है ताकि उनकी सेंसिटिविटी इंप्रूव हो और वो बेटर रिजल्ट दे पाएँ। तो इसलिए इसको भी अक्यूट अस्थमा में यूज़ किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ओरल मोन्टेलुकास्ट। ओरल मोन्टेलुकास्ट इसमें यूजफुल नहीं होगा। सेकंड क्वेश्चन इज विच ड्रग कैरीज ए ब्लैक बॉक्स वार्निंग अगेंस्ट यूज एज मोनोथेरेपी इन अस्थमा ड्यू टू इंक्रीज रिस्क ऑफ अस्थमा रिलेटेड डेथ। तो इनमें से कौन से ड्रग को एज ए मोनोथेरेपी यूज नहीं करते अस्थमा में? तो अस्थमा में जो मोनोथेरेपी यूज नहीं करते वो फॉर्मोट्रेरोल है। फॉर्मोट्रेरोल क्या, इसके साथ में जितने भी लॉन्ग एक्टिंग बीटा अगोनिस्ट हैं या फिर शॉर्ट एक्टिंग बीटा अगोनिस्ट हैं, इन सब को ही एज ए मोनोथेरेपी यूज नहीं किया जाता, क्योंकि अस्थमा में क्या होता है? इन्फ्लेमेशन भी अपना पार्ट प्ले करता है। ठीक है, इन्फ्लेमेशन। तो अगर हम बीटा अगोनिस्ट देंगे तो बीटा अगोनिस्ट देने से क्या होगा कि ब्रोंकोडाइलेशन तो हो जाएगी, पेशेंट को रिलीफ तो मिलेगा ब्रोंकोडाइलेशन होने से, उसको उस समय पर ठीक लगेगा, लेकिन बीटा अगोनिस्ट इन्फ्लेमेशन को मास्क कर देते हैं, जिससे कि इन्फ्लेमेशन अंदर ही अंदर और भी ज़्यादा हो जाती है। दूसरी चीज़ क्या है कि बीटा अगोनिस्ट क्रोनिक यूज़ के ऊपर इनसे टॉलरेंस हो जाती है। तो बीटा अगोनिस्ट भी अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे यूज़ करते हैं तो उनकी टॉलरेंस हो जाएगी। टॉलरेंस होने से क्या होगा? रिसेप्टर्स की डाउन रेगुलेशन और डिसेंसिटाइजेशन हो जाती है, यानी कि रिसेप्टर सरफेस के ऊपर कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से बीटा अगोनिस्ट भी अपना काम करना बंद कर देंगे या फिर बहुत कम काम करेंगे। तो इसलिए बीटा अगोनिस्ट के साथ में हमेशा इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड्स इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए जाते हैं ताकि वो इन्फ्लेमेशन को कम कर पाएँ, और दूसरा बीटा अगोनिस्ट की सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर दें, इंप्रूव सेंसिटिविटी। ठीक है, इसको परमिसिव इफेक्ट बोलते हैं कि एक ड्रग के देने से दूसरे ड्रग का इफेक्ट इम्प्रूव हो जाता है। ठीक है, तो इसको परमिसिव इफेक्ट बोलते हैं। तो इसलिए कोई भी पेशेंट में, अस्थमा के किसी पेशेंट में लॉन्ग टर्म के लिए बीटा अगोनिस्ट नहीं दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर करंट कीना गाइडलाइन लाबाज इन अस्थमा शुड नेवर बी प्रिस्क्राइब्ड एज। सो ये हमने देख लिया ऊपर ही, मोनोथेरेपी। गिना क्या है? गिना है ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा। ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा, ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा। ठीक है, ये गाइडलाइन देते हैं किसके लिए? अस्थमा के लिए। तो इनकी गाइडलाइन इन्होंने दी है कि लॉन्ग एक्टिंग बीटा अगोनिस्ट हैं उनको कभी भी मोनोथेरेपी की तरह यूज नहीं करना है, क्योंकि वो अस्थमा रिलेटेड डेथ करेंगे, उनमें अंदर ही अंदर इन्फ्लेमेशन ज़्यादा हो जाएगी और टॉलरेंस भी हो जाएगी बीटा अगोनिस्ट से, जो कि काम करना धीरे धीरे बंद कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैकेनिज्म ऑफ ब्रोंकोडाइलेशन बाय इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। तो इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड क्या करता है? इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड क्या है? अपना एंटी कोलिनर्जिक है। ठीक है, कोलिनर्जिक ड्रग्स कैसे काम करती हैं? वो M3 रिसेप्टर के ऊपर जाकर के काम करती हैं। M3 रिसेप्टर पर काम करने से क्या होगा? IP3 इंक्रीज होता है। IP3 डैग पाथवे से M3 काम करता है। IP3 बढ़ने से क्या होगा? स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है। तो अगर हम M3 रिसेप्टर्स को इनहिबिट कर देंगे तो उससे क्या होगा? IP3
कम होगा और कॉन्ट्रैक्शन की जगह रिलैक्सेशन होगी। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ब्लॉकेड ऑफ मस्करेनिक M3 रिसेप्टर्स, डिक्रीज इन IP3 एंड स्मूथ मसल रिलैक्सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एडवर्स इफेक्ट प्रोफाइल इज क्लासिकली एसोसिएटेड विद साल्बुटामोल ओवरडोज। फर्स्ट ऑप्शन इज ड्राई माउथ एंड यूरिनरी रिटेंशन। तो ये किसके एडवर्स इफेक्ट है, ये एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स के हैं, एंटी कोलिनर्जिक, ठीक है। सेकंड ऑप्शन इज ट्रेमर्स, ट्रैकिकार्डिया एंड हाइपोकैलेमिया। तो ये तीनों की तीनों ट्रेमर्स, टैकिकार्डिया और हाइपोकैलेमिया, क्योंकि साल्बुटामोल क्या है, एक एड्रेनर्जिक ड्रग है, तो इसलिए इसकी वजह से ही ट्रेमर्स, टैकिकार्डिया एंड हाइपोकैलेमिया होता है। थर्ड ऑप्शन इज हिपेटोटॉक्सिसिटी एंड हेडेक। तो हिपेटोटॉक्सिसिटी है वो अस्थमा वाले ड्रग्स में किसकी वजह से होती है, एक ड्रग है जिल्यूटोन, अगर आपने नाम सुना हो, ये क्या करती है, लॉक्स एंजाइम को इनहिबिट करती है, तो इसकी वजह से भी, इसकी वजह से हिपेटोटॉक्सिसिटी होती है। फोर्थ ऑप्शन इज ओरल कैंडिडियासिस एंड डिस्फोनिया। तो ओरल कैंडिडियासिस एंड डिस्फोनिया दोनों किसकी वजह से होते हैं, ये होते हैं इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड्स की वजह से। इसका मैकेनिज्म आगे देखेंगे, आगे भी इसके ऊपर क्वेश्चंस आने वाले हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन, थियोफाइलिन टॉक्सिसिटी रिस्क इज इंक्रीज्ड बाय ऑल एक्सेप्ट। तो थियोफाइलिन की टॉक्सिसिटी किसकी वजह से होगी, तो टॉक्सिसिटी होने का मतलब क्या है, टॉक्सिसिटी होने का मतलब है कि थियोफाइलिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी है, और कंसंट्रेशन ज़्यादा किस वजह से होगी, अगर हम उसके मेटाबॉलिज्म को कम कर दें, अगर हमने थियोफाइलिन का मेटाबॉलिज्म कम कर दिया तो उसकी वजह से क्या होगा, कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, और कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी मतलब क्यों, टॉक्सिसिटी करेगा। अब मेटाबॉलिज्म भी कम किससे होगा, वो होगा मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स को इनहिबिट करने से। तो अगर हमने एंजाइम इनहिबिटर्स दे दिए साथ में तो क्या होगा, टॉक्सिसिटी होगी, ठीक है। तो एंजाइम इनहिबिटर्स कौन कौन से होते हैं वो बताओ। तो सिप्रोफ्लोक्सासिन, सिमेटिडिन, इरिथ्रोमाइसिन, ये क्या हैं, सारे के सारे एंजाइम इनहिबिटर्स हैं। ठीक है, सिप्रोफ्लोक्सासिन और इरिथ्रोमाइसिन क्या है, एंजाइम इनहिबिटर्स हैं। रिफाम्पिसिन क्या है, एंजाइम इंड्यूसर। रिफाम्पिसिन क्या है, एंजाइम इंड्यूसर। अब फोर्थ ऑप्शन है रिसेंट स्मोकिंग सेसेशन। तो उसने स्मोकिंग छोड़ दिया, हालांकि स्मोकिंग भी क्या है, अपने आप में इंड्यूसर है, ठीक है, लेकिन उसने अभी स्मोकिंग छोड़ दी है, तो ये ऑप्शन भी हम इसमें टिक नहीं करेंगे। हमारे पास ज़्यादा मोर रेलेवेंट आंसर है अपने पास, जो कि है एंजाइम इंड्यूसर रिफाम्पिसिन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रिफाम्पिसिन, क्योंकि ये एंजाइम इंड्यूसर है, तो ये इसके मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करेगा, जिससे कि इसकी कंसेंट्रेशन कम हो जाएगी। तो रिफाम्पिसिन थियोफाइलिन की टॉक्सिसिटी नहीं करेगा, बाकी सब थियोफाइलिन की टॉक्सिसिटी कर सकते हैं। विच ड्रग हैज़ ए नैरो थेरापेटिक इंडेक्स एंड इज रेयरली यूज टुडे इन अस्थमा और COPD। तो जो नैरो थेरापेटिक इंडेक्स है अस्थमा वाले ड्रग्स में, वो थियोफाइलिन का है, और थियोफाइलिन को अब डिस्करेज किया जाता है यूज़ के लिए। इवन गाइडलाइंस भी, गिना की गाइडलाइन है जो हमने अभी ऊपर देखा था, वो गाइडलाइंस भी थियोफाइलिन के यूज़ को अब डिस्करेज करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओमालिजुआब एक्सर्ट इट्स इफेक्ट इन सीवियर अस्थमा बाय। तो ओमालिजुआब क्या है, ओमालिजुआब IgE इनहिबिटर है, IgE इनहिबिटर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बाइंडिंग फ्री सर्कुलेटिंग IgE। और ओमालिजुआब को यूज किस लिए किया जाता है, जब किसी पेशेंट का पुअर कंट्रोल होता है, वन पेशेंट इज हैविंग पुअर कंट्रोल ऑफ अस्थमा ऑन लाबा प्लस इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, ठीक है, लाबा प्लस इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड पर जब पुअर कंट्रोल होता है अस्थमा में, तो ओमालिजुआब को यूज़ किया जाता है, और ओमालिजुआब को सबक्यूटेनियस रूट से यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ओमालिजुआब के बारे में। विच एजेंट डायरेक्टली इनहिबिट 5 लिपो ऑक्सीजनेज। तो 5 लिपो ऑक्सीजनेज को इनहिबिट करता है, वो करता है जिलोटोन, ठीक है। मोन्टेलुकास्ट क्या है, ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट है, रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, ठीक है। जाफिर लुकास्ट भी ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट है, प्रालुकास्ट भी ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट है, ठीक है। तो जिलोटिन क्या करता है, लोक्स एंजाइम को इनहिबिट करता है। लोक्स एंजाइम को इनहिबिट करने से क्या फ़ायदा होगा, जो हमारा एरेकिडोनिक एसिड है उसके ऊपर अगर कोक्स एंजाइम काम करता है, यानी कि साइक्लोऑक्सीजिनेज, तो वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनाते हैं, ठीक है। और अगर लोक्स एंजाइम काम करता है तो ल्यूकोट्राइंस बनाते हैं, और ल्यूकोट्राइंस क्या करते हैं, ल्यूकोट्राइंस अस्थमा प्रेसिपिटेट करते हैं, अक्यूट अस्थमा, ठीक है। तो इसलिए जिलोटोन लोक्स इनहिबिटर है, वो इस एंजाइम को इनहिबिट करेगा, जिससे कि ल्यूकोट्राइंस की सिंथेसिस कम हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट कॉमन लोकल एडवर्स इफेक्ट ऑफ इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड्स। इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड्स का लोकल एडवर्स इफेक्ट क्या है, तो
फर्स्ट ऑप्शन इज एड्रेनल सप्रेशन, ओरल फेरेंजियल कैंडिडियासिस, ओस्टियोपोरोसिस, पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरैक्ट। तो इसमें बाकी सारे जो भी ऑप्शन है हमारे पास, जैसे कि एड्रेनल सप्रेशन हो गया, ओस्टियोपोरोसिस हो गया, पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरैक्ट हो गया, ये सब क्या है, ये सिस्टमिक एडवर्स इवेंट है, सिस्टमिक एडवर्स इवेंट्स, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, ठीक है। ओरल फेरेंजियल कैंडिडियासिस क्या है, लोकल एडवर्स इवेंट है। ओरल फेरेंजियल कैंडिडियासिस कैसे करते हैं कोर्टिकोस्टेरॉइड, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स को जब भी इनहेल किया जाता है तो ये डिपॉजिट हो जाते हैं कहाँ पर, ओरोफेरिंग्स में, ओरोफेरिंग्स में डिपॉजिट होता हो जाते हैं। ओरोफेरिंग्स में डिपॉजिट होने के बाद में ये लोकल म्यूकोजल इम्यूनिटी को स्प्रेस करते हैं, स्प्रेस म्यूकोजल इम्यूनिटी। उससे क्या होता है कि ओरल माइक्रोबायम जो होता है वो अल्टर हो जाता है। और यहाँ पर हमारे पास में ओरल कैविटी में एक यीस्ट होता है जिसको कि बोलते हैं हम कैंडिडा एल्बिकन्स, कैंडिडा एल्बिकन्स, कैंडिडा एल्बिकन्स। तो कैंडिडा एल्बिकन्स क्या है, कमेंसल यीस्ट है, कमेंसल यानी कि जो माउथ में नॉर्मली रिसाइड करता है, ठीक है। तो जैसे ही ये इम्यूनिटी को वीक करता है और हमारा माइक्रोबायम अल्टर होता है, ओरल माइक्रोबायम जो अल्टर होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, कैंडिडा एल्बिकन्स की ग्रोथ इंक्रीज हो जाती है और उसकी वजह से कैंडिडा एल्बिकन्स जो डिजीज कोज करता है उसको बोलते हैं कैंडिडियासिस। तो ओरोफेरेंजियल कैंडिडियासिस इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड्स का बहुत कॉमन एडवर्स इवेंट है और लोकल एडवर्स इवेंट है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है। क्रोमाइलिन सोडियम इज प्राइमरली इंडिकेटेड फॉर, तो क्रोमाइलिन सोडियम है क्या वैसे, ये है मास्ट सेल स्टेबलाइजर, स्टेबलाइजर, ठीक है। और मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स काम कैसे करते हैं, ये जो मीडिएटर्स होते हैं उन मीडिएटर्स की रिलीज को, मास्ट सेल के अंदर जो भी मीडिएटर्स होते हैं तो इनकी रिलीज को बंद कर देता है। अगर रिलीज कम हो जाएगा तो क्या होगा, वो रिलीज नहीं होंगे तो आगे अस्थमा प्रेसिपिटेट नहीं करेगा, यानी कि हम अस्थमा को प्रेसिपिटेट होने से बचा रहे हैं, यानी कि ये अस्थमा की प्रोफाइलेक्सिस के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। और प्रोफाइलेक्सिस के लिए यूज़ किया जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन हमारे पास क्या 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 है, अक्यूट ब्रोंकोस्पाज्म रिलीफ। तो अक्यूट रिलीफ के लिए तो हम इसको यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि जब ऑलरेडी हो गया तो हम प्रोफाइलेक्टिक क्या देंगे, प्रोफाइलेक्सिस ऑफ एक्सरसाइज इंड्यूस्ड ब्रोंकोस्पाज्म। तो ये प्रोफाइलेक्सिस के लिए यूज होगा, एक्सरसाइज इंड्यूस्ड ब्रोंकोस्पाज्म। बहुत से लोगों में क्या होता है कि एक्सरसाइज करते टाइम उनकी मास सेल रिलीज होती है जिससे कि उस टाइम पर अस्थमा प्रेसिपिटेट होता है, तो उसकी प्रोफाइलेक्सिस के लिए मास सेल स्टेबलाइजर्स को यूज किया जाता है। सीवियर परसिस्टेंट अस्थमा मोनोथेरेपी, तो इसके लिए भी इसको यूज़ नहीं करते, सीओपीडी में भी इसको यूज़ नहीं करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा प्रोफाइलेक्सिस ऑफ एक्सरसाइज इंड्यूस्ड ब्रोंकोस्पाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड्स विद हाईएस्ट फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, लोवेस्ट सिस्टमिक बायो अवेलेबिलिटी। तो हाईएस्ट फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इनमें से कौन से इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड्स का होता है। तो इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड जो होते हैं ना वो हमारे ब्लड में दो तरीके से पहुंच सकते हैं। पहला, एक पल्मोनरी अब्जॉर्प्शन, ठीक है, कि हमने इनहेल किया उसको और उसके बाद हमारे पल्मोनरी सिस्टम से ही वो जा करके डायरेक्ट अब्जॉर्ब हो गए हैं। दूसरा क्या है कि इनहेल्ड, जब हमने इनहेल किया उसको तो वो हमारे ओरोफेरिंग्स के थ्रू हमारे जीआईटी में चले गए, ठीक है, वो स्वेलो कर लिया हमने, स्वेलो कर लिए और ओरोफेरिंग्स के थ्रू जीआईटी में गए। अब जो जीआईटी में गया है उसका क्या होगा, हिपैटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा, हिपैटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ठीक है। और इस क्वेश्चन में हमने यही बताना है कि किसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म सबसे ज़्यादा होता है और आगे जाकर के इसकी बायो अवेलेबिलिटी कम रहती है। तो हमें इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड इस्तेमाल जो चाहिए होती है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा कहाँ चाहिए होती है, हमारे लंग्स में ज़्यादा कंसंट्रेशन है क्योंकि प्रॉब्लम वहीं पर है। तो लोकल इफेक्ट के लिए हम इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड्स को यूज़ करते हैं, तो हमें बायो अवेलेबिलिटी से कोई मतलब ही नहीं है, बायो अवेलेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे ही जो हमारे पास जो ड्रग है सबसे कम जिसकी बायो अवेलेबिलिटी है वो है सिक्लेसोनाइड, क्योंकि ये पहली चीज़ तो हमारे लंग्स में जा कर के ये एक्टिवेट होती है, एक प्रोडक्ट की तरह जाती है, लंग्स में एस्ट्रेज एंजाइम्स होते हैं वो जा कर के इसको एक्टिवेट करते हैं। अब जब ये एक्टिवेट होती है उसके बाद ये काम करती है। अगर इसको हमने स्वेलो भी कर लिया तो स्वेलो करने के बाद में वहाँ पर एक तो एंजाइम्स अवेलेबल नहीं हो पाएंगे जो इसको एक्टिवेट करेंगे। दूसरी चीज़, अगर ये एक्टिवेट हो जाती है तो भी मेटाबॉलिज्म इसका हो जाएगा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, तो इसलिए इसकी बायो अवेलेबिलिटी बहुत ही कम होती है। तो इसका आंसर इसलिए हो जाएगा सिक्लेसोनाइड।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्लेसोनाइड इज कंसिडर्ड ए सॉफ्ट स्टेरॉइड, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है इसके लिए, सिक्लेसोनाइड को सॉफ्ट स्टेरॉइड बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं ये भी पूछ रहे हैं। तो ये इट इज़ एक्टिवेटेड बाय लंग एस्ट्रेजेस, तो इसका आंसर भी यही आएगा, लंग एक्सट्रेजेस। तो लंग्स में हमारे पास एस्ट्रेज एंजाइम्स होते हैं जो कि इसको एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। और इसका सिस्टमिक स्पिल ओवर बहुत ही कम होता है, इसलिए इसको सॉफ्ट स्टेरॉइड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पैराडॉक्सिकल ब्रोंकोस्पाज्म इज रेयर बट रिकॉग्नाइज्ड एडवर्स इफेक्ट ऑफ। तो पैराडॉक्सिकल ब्रोंकोस्पाज्म, पैराडॉक्सिकल ब्रोंकोस्पाज्म का क्या मतलब, कोई ड्रग है जो कि यूजुअली ब्रोंकोडायलेशन करवाती है, लेकिन पैराडॉक्सिकली कभी कभी वो ब्रोंको स्पाज्म करवा देती है, यानी कि ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवा देती है। तो ऐसा इफेक्ट कौन सी ड्रग के साथ होता है, तो ऐसा इफेक्ट हमारा होता है साल्बुटामोल के साथ में। और इसके पीछे रीजंस क्या बताया जाता है, इसके पीछे बताया जाता है एक्सिपिएंट हाइपर सेंसिटिविटी। किसी पेशेंट में उसके अंदर जो एक्सिपिएंट्स हैं उसकी वजह से, हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से वो पैराडॉक्सिकल ब्रोंकोस्पाज्म हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा साल्बुटामोल। प्रेफर्ड एड ऑन एजेंट इन लाइफ थ्रेटनिंग अक्यूट अस्थमा, लाइफ थ्रेटनिंग अक्यूट अस्थमा में कौन सा एजेंट हम ऐड ऑन कर सकते हैं। आफ्टर मैक्सिमल साबा सामा प्लस स्टेरॉइड, साबा क्या है, शॉर्ट एक्टिंग बीटा अगोनिस्ट, सामा क्या है, शॉर्ट एक्टिंग मस्करेनिक अगोनिस्ट, और स्टेरॉइड्स। ये सब देने के बाद में मैक्सिमली हमने दे दिया जितना देना था, उसके बाद में भी अक्यूट अस्थमा अगर रिजोल्व हो नहीं हो रहा है तो इनमें से कौन सी ड्रग दी जाती है, ठीक है, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो इसका आंसर आएगा मैग्नीशियम सल्फेट, MgSO4, ठीक है। MgSO4 अक्यूट लाइफ थ्रेटनिंग अस्थमा के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है, ठीक है, तो इसको यूज़ किया जाता है। अमीनोफाइलिन को डिस्करेज किया जाता है, ठीक है, अब इसको, इस अमीनोफाइलिन, थियोफाइलिन, इन सब के यूज़ को अब कम किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैकेनिज्म ऑफ ब्रोंकोडायलेशन बाय बीटा टू अगोनिस्ट, ब्रोंकोडायलेशन बीटा टू अगोनिस्ट से ब्रोंकोडायलेशन कैसे होता है। तो बीटा टू अगोनिस्ट आपको पता है, बीटा रिसेप्टर जो है तीनों के तीनों, ये हमारे पास बीटा 1 2 3 है ना, तीनों के तीनों ये किससे जुड़े होते हैं, ये GS प्रोटीन से जुड़े होते हैं। तीनों क्या हैं, GPCR रिसेप्टर्स हैं, GPCR। तो GPCR किसके साथ में बाइंड होता है, GS के साथ में। और GS आगे जाके क्या करता है, एडेनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करता है। एडेनाइल साइक्लेज क्या करता है, साइक्लिक, क्या करता है, साइक्लिक एएमपी के लेवल्स को बढ़ाता है। साइक्लिक एएमपी क्या करता है, प्रोटीन काइनेज ए को स्टिमुलेट करता है। प्रोटीन काइनेज ए आगे फर्दर एंजाइम्स की फॉस्फोराइलेशन करवाता है, जिससे कि कहीं पर रिलैक्सेशन होती है, कहीं पर कॉन्ट्रैक्शन होती है, इस बात पर डिपेंड करता है कि वो कौन से एंजाइम्स की फॉस्फोराइलेशन करवा रहा है। जैसे कि इस केस में, ब्रोंकोडायलेशन के केस में, ये MLC के मायोसिन लाइट चेन काइनेज एंजाइम्स की फॉस्फोराइलेशन करवाता है, जिससे कि ब्रोंकोडायलेशन होती है। तो बीटा टू अगोनिस्ट का मैकेनिज्म है वो साइक्लिक एएमपी प्रोटीन काइनेज ए के एक्टिवेशन से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्मोकिंग इंक्रीजेज क्लियरेंस ऑफ, स्मोकिंग किसकी क्लियरेंस को बढ़ाता है। स्मोकिंग क्या है, हमने पीछे पढ़ा था अभी, स्मोकिंग इज एंजाइम इंड्यूसर। तो एंजाइम इंड्यूसर है, यानी कि वो उसके मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देगा। एंजाइम इंड्यूसर है किसका, थियोफाइलिन का। तो हमारे में इंपॉर्टेंट ड्रग इसके लिए है थियोफाइलिन। एंजाइम इंड्यूसर्स, इनहिबिटर्स, इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई, कम हो गई, टॉक्सिसिटी हो गई, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस इसमें मोस्टली आएंगे अस्थमा से, वो थियोफाइलिन के ही आएंगे, क्योंकि थियोफाइलिन क्या है, नैरो थेरापेटिक इंडेक्स ड्रग है। मोस्ट सीरियस मैनिफेस्टेशंस ऑफ थियोफाइलिन ओवरडोज, तो थियोफाइलिन की ओवरडोज की वजह से क्या होता है, हमने पढ़ा है कि सीजर्स होते हैं, ठीक है, सीजर्स होते हैं और अरिदमिया, ठीक है, अरिदमियाज होते हैं। तो सीजर एंड वेंट्रिकुलर अरिदमिया इसका आंसर हो जाएगा। एसिटाइल सिस्टीन, जिसको कि एन एसिटाइल सिस्टीन बोलते हैं, एक्ट एज म्यूकोलिटिक बाय, तो इसको कफ में यूज़ किया जाता है ना, एन एसिटाइल सिस्टीन को कफ, कफ में यूज़ किया जाता है। और किस में यूज़ किया जाता है, PCM टॉक्सिसिटी में यूज़ किया जाता है, पैरासीटामोल की टॉक्सिसिटी में यूज़ किया जाता है। तो ये इसमें हमने बताना है कि ये म्यूकोलिटिक एक्शन किस मैकेनिज्म से करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रेकिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, जो म्यूकस ग्लाइकोप्रोटीन्स के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं उनको तोड़ता है ये, जिसकी वजह से ये एज ए म्यूकोलिटिक काम करता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसके अलावा और कौन कौन से एजेंट्स हैं हमारे पास म्यूकोलिटिक, तो एक एम्ब्रोक्सोल है, एम्ब्रोक्सोल, दूसरा ब्रोमहेक्जिन, एक डोरनेज अल्फा है अपने पास, डोरनेज अल्फा, ठीक है। ये सारे क्या हैं, म्यूकोलिटिक एजेंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गुइफेनासिन इज क्लासिफाइड एज, तो गुइफेनासिन क्या है, एक्सपेक्टोरेंट है, ठीक है। एक्सपेक्टोरेंट अपने पास और क्या क्या है, गुइफेनासिन हो गया, पोटासियम आयोडाइड हो गया, जो एक हमने टोलू बाल्सम पढ़ा है, टोलू बाल्सम, ठीक है। एक अमोनियम क्लोराइड भी है, एक वसाका है,
ये सारे क्या हैं, एक्सपेक्टोरेंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन रीजन फॉर पुअर अस्थमा कंट्रोल इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। तो अस्थमा कंट्रोल ना होने का मोस्ट कॉमन रीजन क्या होता है? ऑप्शन देखते हैं इसमें क्या क्या है। ट्रू ड्रग रेजिस्टेंस, पुअर इनहेलर टेक्निक और नॉन एडहेरेंस, थियोफाइलिन टॉक्सिसिटी, बीटा 2 रिसेप्टर डाउन रेगुलेशन। तो इसमें ऑप्शंस पढ़ के ही पता लग रहा है कि इसमें यही आंसर होगा, पुअर इनहेलेशन टेक्निक, अच्छे से इनहेलर को यूज ना करना और अडेरेंट ना रहना ट्रीटमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इरिथ्रोमाइसिन इंक्रीजेस थियोफाइलिन लेवल बाय। इरिथ्रोमाइसिन कैसे थियोफाइलिन के लेवल्स को इंक्रीज करता है, हमने ये बताना है। तो इरिथ्रोमाइसिन हमने पढ़ा था कि इनहिबिटर है, एंजाइम इनहिबिटर है, ठीक है। तो एंजाइम्स को अगर मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स को इनहिबिट कर देगा तो थियोफाइलिन का मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा, जिसकी वजह से उसका लेवल इंक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनहिबिटिंग CYP3A4 CYP1A2। मोन्टेलुकास्ट इज पर्टिकुलरली यूजफुल इन पेशेंट्स विद। मोन्टेलुकास्ट इसमें से किसके लिए यूज किया जाता है? एस्प्रिन एक्सेसरबेटेड रेस्पिरेटरी डिजीज प्लस एलर्जिक राइनाइटिस, acute सीवियर अस्थमा, COPD मोनोथेरेपी, स्टेटस एस्थमेटिकस। तो इसमें हम देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन को। एस्प्रिन क्या है? एस्प्रिन क्या है? एक एनसेड है। और एनसेड क्या करते हैं? कोक्स एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। हमने पढ़ा है ना ऊपर, एराकिडोनिक एसिड से एक रास्ता इधर जाता है कोक्स को, एक रास्ता लोक्स को जाता है, लोक्स से ल्यूकोट्राइन बनते हैं, कोक्स से प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनते हैं ना। तो अगर हमने एस्प्रिन से कोक्स को मान लो इनहिबिट कर दिया, कोक्स को इनहिबिट कर दिया, तो जितना भी एराकिडोनिक एसिड था वो सारा किसके लिए अवेलेबल हो गया? लोक्स के लिए। तो एराकिडोनिक एसिड यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा और उसी की वजह से लोक्स उसको यूज करके ज़्यादा ल्यूकोट्राइंस बना देगा। अब ल्यूकोट्राइंस क्या करेगा? अस्थमा प्रेसिपिटेट कर देगा, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवाएगा, ठीक है। इसलिए जब भी किसी पेशेंट को एस्प्रिन, या किसी पेशेंट को अगर अस्थमा की प्रॉब्लम है तो उसको अगर एनसेड्स देंगे तो उसको अस्थमा प्रेसिपिटेट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो मोन्टेलुकास्ट अपना क्या करता है? मोन्टेलुकास्ट ल्यूकोट्राइन के रिसेप्टर को इनहिबिट करता है। ल्यूकोट्राइन क्या कर, रिसेप्टर इनहिबिट हो गए तो यहाँ पर जितना मर्जी ल्यूकोट्राइन बनता रहे, है ना, ल्यूकोट्राइन जितना मर्जी बनता रहे उसके बाद वो काम करेगा नहीं। तो इसलिए मोन्टेलुकास्ट को एस्प्रिन एक्सेसरबेटरी रेस्पिरेटरी डिजीज प्लस एलर्जिक राइनाइटिस के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा एस्प्रिन एक्सेसरबेटेड रेस्पिरेटरी डिजीज। इसको AERD बोलते हैं शॉर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कीटोटिफेन हैज बोथ। तो कीटोटिफेन क्या है? कीटोटिफेन हमारा H1 ब्लॉकर है, हिस्टामिन ब्लॉकर। कौन सी जनरेशन है? इसको सेकंड जनरेशन में क्लासीफाई करते हैं, सेकंड जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक, ठीक है। साथ में कीटोटिफेन हमने किस में पढ़ा है? मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स में पढ़ा है। तो इसका आंसर हो जाएगा H1 रिसेप्टर ब्लॉकेड। तो ये मास्ट सेल स्टेबलाइजेशन भी करता है और एंटी हिस्टामिनिक भी है, दोनों प्रॉपर्टी इसमें है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। प्रेफर्ड इनिशियल आउट पेशेंट मैनेजमेंट ऑफ COPD एक्सर्वेशन। तो इसमें से कौन सी COPD को OPD में ट्रीट करने के लिए, COPD को OPD में ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं, इनमें से कौन सी मेडिसिन को? फर्स्ट ऑप्शन इज ओरल प्रेडनिसोलोन प्लस एंटीबायोटिक प्लस ब्रोंकोडाइलेटर्स, इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड्स अलोन, थियोफाइलिन मोनोथेरेपी, रोफ्लूमिलास्ट। तो इनको तो किसी को भी यूज़ करते नहीं है। तो इसमें मोस्ट जो ठीक आंसर हमें लग रहा है वो है ओरल प्रेडनिसोलोन प्लस एंटीबायोटिक्स प्लस ब्रोंकोडाइलेटर्स। तो एंटीबायोटिक्स लेकिन इसमें उन केसेस में देते हैं जिनमें कि इन्फेक्शियस इटियोलॉजी होने की पॉसिबिलिटी होती है, जैसे प्रूलेंट स्पूटम हो या डिस्पनिया हो या CRP रेज्ड हो, तो ऐसे केसेस में एंटीबायोटिक्स देते हैं। तो AECOPD जो होता है, अक्यूट एक्सर्बेशन ऑफ COPD, उसमें मोस्टली या तो डॉक्सी यूज होती है या फिर अजिथ्रोमाइसिन यूज होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुलर यूज ऑफ विच एजेंट लीड टू टॉलरेंस डाउन रेगुलेशन विदाउट कंकमिटेंट ICS यानी कि इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड्स। तो हमारे जितने भी बीटा अगोनिस्ट होते हैं ना, बीटा अगोनिस्ट, उनको अगर कंटिन्यूस यूज किया जाता है तो बीटा रिसेप्टर्स के ऊपर टॉलरेंस हो जाती है, बीटा रिसेप्टर्स डाउन रेगुलेट करने लगते हैं और डिसेंसिटाइजेशन हो जाती है, यानी कि सरफेस के ऊपर, सेल के सरफेस के ऊपर बीटा रिसेप्टर्स की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है धीरे धीरे करके। इसी को टॉलरेंस बोलते हैं। तो इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या करते हैं? इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड्स परमिसिव इफेक्ट शो करते हैं। ये न्यूक्लियर रिसेप्टर पर काम करके इनकी अवेलेबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं, इनकी अवेलेबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं सरफेस के ऊपर। तो इसलिए बीटा अगोनिस्ट के साथ में इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा साल्बुटामोल, क्योंकि साल्बुटामोल क्या है? बीटा अगोनिस्ट है। इप्राट्रोपियम क्या है? मस्करीन एंटीकोलिनर्जिक है। मोन्टेलुकास्ट क्या है? ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट है। ब्यूटेसोनाइड क्या है? इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड है। तो इसका आंसर हो जाएगा साल्बुटामोल।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड प्राइमरीली रिड्यूस अस्थमा एक्जर्बेशंस बाय इमीडिएट ब्रोंकोडायलेशन। तो इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड्स बेसिकली क्या करते हैं, इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। जहाँ भी इन्फ्लेमेशन दिखे आप उसको सीधे सीधे टिक कर दो, ठीक है। और इन्फ्लेमेशन को कम कैसे करेंगे, इओसिनोफिल इन्फिल्ट्रेशन को कम कर देंगे, साइटोकाइनिन्स के प्रोडक्शन को कम कर देंगे, या और म्यूकस हाइपरसिक्रेशन को कम कर देंगे। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा अपना डिक्रीजिंग इओसिनोफिलिक इन्फ्लेमेशन एंड एयरवे हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कैन प्रेसिपिटेट अक्यूट अटैक ऑफ अस्थमा एक्सेप्ट। तो फिनाइल बुटाजोन क्या अपनी एनसेड है, नेप्रोक्सिन भी एनसेड है, एस्प्रिन भी एनसेड है। तीनों के तीनों क्या है, एनसेड है। और एनसेड क्या करती हैं, अक्यूट अटैक करती हैं अस्थमा का, ठीक है। तो इसलिए इनका आंसर हो जाएगा ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स नहीं करते अक्यूट अटैक ऑफ अस्थमा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाबा विद द फास्टेस्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन। सबसे तेज एक्शन किसका होता है लॉन्ग एक्टिंग बीटा अगोनिस्ट में। तो ऑप्शंस क्या हैं, साल्मेट्रोल, फॉर्मोटेरोल, इंडक्टेरोल, ओलोडेक्ट्रोल। तो ऑप्शंस में सारे के सारे जितने भी अपने पास वो सारे क्या हैं, लॉन्ग एक्टिंग बीटा अगोनिस्ट ही हैं, ठीक है। लॉन्ग एक्टिंग बीटा अगोनिस्ट है, लेकिन इसमें फॉर्मोटेरोल जो है वो लॉन्ग एक्टिंग होने के साथ साथ में फास्ट एक्टिंग भी है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फॉर्मोटेरोल, ये सबसे फास्टेस्ट एक्टिंग है। ये दोनों अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग बीटा अगोनिस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यूकोलिटिक that also replenishes glutathione and is used in paracetamol overdose। paracetamol overdose में क्या यूज होता है, एन एसिटाइल सिस्टीन, ठीक है। और ये म्यूकोलिटिक भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा एसिटाइल सिस्टीन। ये क्या करता है, ग्लूटाथायोन के लेवल्स को दोबारा से ठीक कर देता है, जिसकी वजह से पीसीएम की ओवरडोज जो होती है, पीसीएम की टॉक्सिसिटी होती है, उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग प्रिवेंट द रिलीज ऑफ ल्यूकोट्राइन एंड हिस्टामिन फ्रॉम मास्ट सेल। मास्ट सेल से कौन सी ड्रग ल्यूकोट्राइन और हिस्टामिन के रिलीज को कम करती है, यानी कि हमने बताना है बेसिकली मास्ट सेल स्टेबलाइजर कौन सा है। तो मास्ट सेल स्टेबलाइजर अपने पास तीन हमने पढ़े हैं, निडोक्रोमिल और सोडियम क्रोमोकोलाइकेट और कीटोटिफेन। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना निडोक्रोमिल। जिलोटिन क्या है, लोक्स इनहिबिटर है। टियोट्रोपियम क्या है, एंटीकोलिनर्जिक है। फेक्सोफेनाडिन क्या है, एंटी हिस्टामिनिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिना 2025 नो लॉन्गर रिकमेंड रेगुलर साबा रिलीवर बिकॉज साबा क्या होते हैं, शॉर्ट एक्टिंग बीटा अगोनिस्ट, बिकॉज इट इंक्रीज रिस्क ऑफ सीवियर एक्जर्बेशन मास अंडरलाइंग इन्फ्लेमेशन बोथ ए एंड बी, ओनली इंक्रीजेज कॉस्ट। तो इसका आंसर आ जाएगा बोथ ए एंड बी। तो सीवियर एक्जर्बेशन को भी इंक्रीज करता है और इन्फ्लेमेशन को भी मास्क कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इन्फ्लेमेशन अंदर ही अंदर ज़्यादा होती जाती है और उसकी वजह से अस्थमा रिलेटेड डेथ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्नर स्टोन ऑफ लॉन्ग टर्म अस्थमा कंट्रोल्ड बाय शॉर्ट एक्टिंग बीटा अगोनिस्ट, इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, लॉन्ग एक्टिंग बीटा अगोनिस्ट अलोन, ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट। तो लॉन्ग टर्म अस्थमा कंट्रोलर थेरेपी जो होती है उसको मेनली कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग नॉट यूजफुल इन अक्यूट अस्थमा एक्जर्बेशंस। अक्यूट अस्थमा में कौन सी ड्रग यूज नहीं करेंगे, तो मोंटेलुकास्ट नहीं करेंगे, सीधी सी बात है। ये दोनों क्या हो गया, ब्रोंकोडायलेटर हो गया। ब्रोंकोडायलेटर अक्यूट अस्थमा में यूज करते हैं। हाइड्रोकोर्टिसोन को भी एज ए एड ऑन थेरेपी यूज करते हैं, ठीक है। अमीनोफाइलिन थियोफाइलिन प्राइमरीली एक्ट बाय, अमीनोफाइलिन किससे काम करता है, फॉस्फोडाइएस्टरेज एंजाइम को इनहिबिट करता है, सही बात है। दूसरा मैकेनिज्म क्या है, एडेनोसिन को भी इनहिबिट करता है, ठीक है। 36, थियोफाइलिन एंटागोनाइज विच रिसेप्टर सेंट्रली एंड पेरिफेरली, हिस्टामिन, ब्रेडिकानिन, एडिनोसिन। मोस्ट कॉमन लोकल एडवर्स इफेक्ट ऑफ इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड्स। इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड्स का लोकल एडवर्स इफेक्ट क्या होता है, हाइपरटेंशन, ओरल कैंडिडियासिस, ऑस्टियोपोरोसिस, ग्रोथ रिटार्डेशन। तो ओरल कैंडिडियासिस होता है, हमने ऊपर भी पढ़ाया कि कैंडिडा एल्बिकन्स की ग्रोथ इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से ओरल कैंडिडियासिस होता है। ड्रग एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन ब्रोंकियल अस्थमा। ब्रोंकियल अस्थमा में कौन सी ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, फर्स्ट ऑप्शन इज प्रोप्रेनोलोल। तो इसका आंसर भी प्रोप्रेनोलोल ही होगा। प्रोप्रेनोलोल क्या है, बीटा अगोनिस्ट नहीं है, एंटागोनिस्ट है, ठीक है, बीटा ब्लॉकर। और अस्थमा में हम यूज़ क्या करते हैं, बीटा अगोनिस्ट यूज़ करते हैं, साल्बुटामोल, साल्मेट्रोल, फॉर्मेट्रोल, ठीक है। तो वो क्या है, बीटा अगोनिस्ट है। प्रोप्रानोल क्या है, बीटा ब्लॉकर है। बीटा ब्लॉकर क्या करेंगे, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवा देंगे, जिसकी वजह से एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, किसमें, ब्रोंकियल अस्थमा में। इप्राट्रोपियम क्या है, एंटीमस्क्रेनिक है। थियोफाइलिन क्या है, मिथाइलजेंथिन्स में आता है, ठीक है, ब्रोंकोडायलेटर है। और कीटोटिफेन क्या है, मास्ट सेल स्टेबलाइजर। मास्ट सेल डिग्रेनुलेशन इज प्रिवेंटेड बाय, मास्ट सेल स्टेबलाइजर बताना बेसिकली हमने तीन पढ़े हैं, क्रोमोलिन सोडियम, निडोक्रोमिल और कीटोटिफेन। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रोमोलिन सोडियम, इसी को ही सोडियम क्रोमोग्लाइकेट भी बोल देते हैं। सॉफ्ट स्टेरॉइड ऊपर हमने पढ़ लिया, सिक्लेसोनाइड रिपीट हो गया क्वेश्चन।
ओमालिजुमाब का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? तो ओमालिजुमाब को सबक्यूटेनियसली देते हैं। रोफ रोफ्लोमिलास्ट रोफ्लोमिलास्ट को सीओपीडी में यूज़ करते हैं, ठीक है। रोफ्लोमिलास्ट को सीओपीडी में यूज़ करते हैं। इसका मैकेनिज्म बताना है कैसे काम करता है ये। फोस्फोडाइस्ट्रेज 4 एंजाइम को इनिबिट करता है, ठीक है। इसका मैकेनिज्म है फोस्फोडाइस्ट्रेज 4 इनिबिटर। प्रेफर ड्रग इन एस्प्रिन इंड्यूस्ड एस्प्रिन एक्जर्बेशन रेस्पिरेटरी डिजीज। तो ये हमने ऊपर ही पढ़ा था, इसको क्या बोलते हैं? AERD, एस्प्रिन एक्सेसरबेटेड रेस्पिरेटरी डिजीज। तो इसमें क्या यूज़ करते हैं? मोन्टेलुकास्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि एस्प्रिन कोक्स एंजाइम को इनिबिट करता है, जिसकी वजह से लोक्स का पाथवे हाइपर एक्टिव हो जाता है और ल्यूकोट्राइन्स की सिंथेसिस बढ़ जाती है। ल्यूकोट्राइन्स की सिंथेसिस बढ़ गई तो हमें क्या ब्लॉक करना पड़ेगा? ल्यूकोट्राइन का रिसेप्टर, ताकि ल्यूकोट्राइन्स जो ज़्यादा हो गए हैं वो रिसेप्टर पर जाकर के काम ना करें। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा मोन्टेलुकास्ट। बीटा टू अगोनिस्ट कोज हाइपोकैलेमिया प्राइमरीली बाय। तो बीटा टू अगोनिस्ट हाइपोकैलेमिया कैसे करते हैं? वो पोटासियम को सेल्स के अंदर पुश कर देते हैं। सोडियम पोटासियम एटीपीएज एंजाइम को रेगुलेट करते हैं बीटा अगोनिस्ट। तो सोडियम पोटासियम एटीपीएज एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देंगे, जिससे कि पोटासियम सेल के अंदर मूव करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा इंट्रासेलुलर शिफ्ट ऑफ पोटासियम। इसके ऊपर दूसरी एक और चीज़ है, क्या है? इंसुलिन। इंसुलिन भी पोटासियम को सेल के अंदर शिफ्ट करता है। इसका मैकेनिज्म मैंने एक और वीडियो में पढ़ाया है, इंसुलिन एंड पोटासियम रिलेशनशिप में, उसका लिंक मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रग दैट कोज थियोफाइलिन क्लियरेंस टू इंक्रीज। तो इनमें से थियोफाइलिन क्लियरेंस को कौन सी ड्रग इंक्रीज करती है, ये हमने बताना है। फर्स्ट ऑप्शन इज सिप्रोफ्लोक्सासिन, एरिथ्रोमाइसिन, स्मोकिंग एंड हेपेटिक सिरोसिस। तो सिप्रोफ्लोक्सासिन और एरिथ्रोमाइसिन दोनों ही क्या हैं? दोनों एंजाइम इनहिबिटर्स हैं। स्मोकिंग क्या है? एंजाइम इंड्यूसर है, ठीक है। और हिपेटिक सिरोसिस में भी क्या होता है? मेटाबॉलिज्म है थियोफाइलिन का, वो हैम्पर होता है। तो इसलिए हिपेटिक सिरोसिस में भी इसकी डोज हिपेटिक सिरोसिस में भी क्या होता है कि इसकी कंसंट्रेशन थियोफाइलिन की इंक्रीज हो जाती है, जिससे कि टॉक्सिसिटी होती है, ठीक है। तो ये तीनों की तीनों चीज़ें अपनी आ गई एक क्लास में। लेकिन स्मोकिंग क्या है? स्मोकिंग इंड्यूसर है। स्मोकिंग इंड्यूसर है, इसका मतलब क्या करेगी? वो इसकी क्लियरेंस को इंक्रीज कर देगी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्मोकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टियोट्रोपियम इज प्रेफर्ड ओवर इप्राट्रोपियम इन सीओपीडी ड्यू टू। तो टियोट्रोपियम को क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि टियोट्रोपियम की लॉन्ग जो हाफ लाइफ है वो लॉन्ग है, ठीक है। तो ये लॉन्ग एक्टिंग होती है, और लॉन्ग एक्टिंग का फ़ायदा क्या होता है कि उसको उसकी डोजिंग फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। तो टियोट्रोपियम को यूजुअली वंस डेली दिया जाता है, यानी कि ओडी डोजिंग होती है। इसलिए सीओपीडी में टियोट्रोपियम को इप्राट्रोपियम से ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। एंटी-IgE मोनोक्लोनल एंटीबॉडी यूज्ड इन सीवियर अस्थमा। तो एंटी-IgE कौन सी एंटीबॉडी होती है? एंटी-IgE हमने पढ़ा है ओमालिजुमाब होती है, ठीक है। मेपोलिजुमाब जो होती है ये इंटरल्यूकन 5 के लिए है, और बेनरालिजुमाब भी इंटरल्यूकन 5 के लिए है। टुपोलिजुमाब भी इंटरल्यूकन 5 के अगेंस्ट होती है, ठीक है। तो हमारा IgE मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो है वो ओमालिजुमाब है। डेक्स्ट्रोमेथर्फन इज क्लासिफाइड एज। डेक्स्ट्रोमेथर्फन क्या है? एक्सपेक्टोरेंट, म्यूकोलिटिक, सेंट्रल एक्टिंग एंटीटसिव, या फिर ब्रोंकोडायलेटर। तो डेक्स्ट्रोमेथर्फन हमारा है वो है सेंट्रली एक्टिंग एंटीटसिव एजेंट, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड्स आर प्रेफर्ड ओवर ओरल। ओरल की जगह पर हम इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड क्यों देते हैं? ताकि सिस्टमिक साइड इफेक्ट कम हो, ठीक है। अगर ओरली देंगे तो सिस्टमिक अब्जॉर्प्शन में जाएगा तो और भी रिलेटेड साइड इफेक्ट करेगा। तो इससे अच्छा हम इनहेलेशन रूट से दें, ताकि सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स ना हो। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं क्या है? फास्ट ऑनसेट, प्रोड्यूस इमीडिएट ब्रोंकोडाइलेशन, टारगेटेड डिलीवरी टू एयरवेज विद मिनिमल सिस्टमिक इफेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा टारगेटेड डिलीवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्राइमरी रीजन फॉर ट्रीटमेंट फेल्योर पुअर अस्थमा कंट्रोल। तो ट्रीटमेंट फेल्योर के लिए प्राइमरी रीजन क्या आता है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। पुअर इनहेलर टेक्निक और एडहेरेंस। इसका आंसर हो जाएगा ये कि गलत तरीके से इनहेलेशन करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए एक्सप्लेनिंग फार्माकोलॉजी के साथ।